ऐसे हम लोग अभी इसमें कंटिन्यू करते हैं अपना फर्स्ट लॉ, जो कि हम लोग का कौन सा लॉ था, लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, तो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स हम लोग कंटिन्यू करेंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ ऑर्बिट को इसको आप बोल सकते हो फर्स्ट लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ कैप्लस का फर्स्ट लॉ उसी तरह ही है, पर थोड़ा सा ही सेम है, ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। हम लोग थोड़ा डेफिनेशन को थोड़ा चेंज करेंगे। डेफिनेशन चेंज क्या करेंगे, लॉ ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या करता है, अब इसमें डेफिनेशन है, एवरी प्लैनेट्स revolves around the sun in an elliptical orbit with the sun situated at one of two foci। ठीक है, आपको कुछ समझा नहीं देगा, कुछ भी समझाए, पर हम लोग ने पढ़े थे 10th स्टैंडर्ड में जो लॉ था, क्या फर्स्ट लॉ क्या था हम लोग का, कैप्लस का हम लोग ने 3 लॉ पढ़े थे, याद है ना आपको? शायद आपको याद रहेगा। देखो मैं तो भूल चुका हूँ। हाँ याद आया, सॉरी, अभी लोग मैं बोल देता हूँ। ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट अनदर फोकाई। ठीक है, प्लैनेट एंड द सन सब्सिक्वेंटली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये जो सेकंड रहा था, फर्स्ट क्या था, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट अनदर फोकाई। ये हम लोग का फर्स्ट प्लैनेट था, और हम लोग क्या बोलते थे, एलिप्टिकल वे में ऑर्बिट घूमता है, ये हम लोग ने बोले थे क्या, फर्स्ट लॉ में। तो वही लॉ है, इधर कुछ डिफरेंस नहीं है। सिर्फ लॉ को आपको ना मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें डिफरेंस कुछ तो है नहीं। इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। हाँ, सिर्फ क्या पढ़ने का, चलो मैं लॉ लिख के देता हूँ। ठीक है, एवरी प्लैनेट्स revolves every planet revolves around the sun, every planet around the sun in an elliptical orbit with the sun, every planet revolves around the sun around every planet revolves around the sun in an elliptical orbit with the planets around the sun in an elliptical orbit with the sun situated and on the foci, with the sun situated at one of the two foci। तो एक काम करो, आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसके अंदर बता दूंगा। तो देखो, ये इसका भी लेना चाहते हो तो जस्ट ले लो, एक बार जस्ट ले लो, और मैं और ऊपर थोड़ा कर देता हूँ, ले लिए। हाँ, तो अभी इसका देखें, अब इसके आगे जाते हैं। तो इस जो स्टेटमेंट में बोला क्या गया है, स्टेटमेंट ये बोला है कि एवरी प्लैनेट, हर एक प्लैनेट रिवॉल्व करता है सन के और में। ठीक है, सन के अराउंड में, सन के दिशा में। जो इधर एक सन है तो यह प्लैनेट है, और ये सन है, तो प्लैनेट सन के इर्द गिर्द चक्कर काटता है। ये इतना बोला गया है इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट वे में। तो हम लोग क्या सोचते थे, ये सन है, हाँ समझे, सन है, तो ये जो सन है इसके अराउंड में हम लोग को घूमता है। पर ये कैसा घूमता है, हम लोग क्या सोचते थे, ये सर्कुलर वे में घूमता है। ठीक है, हम लोग क्या सोचते थे, ये सर्कुलर वे में घूमता है, पर ये सर्कुलर वे में नहीं, एलिप्टिकल वे में घूमता है। ठीक है, ये जो हम लोग का अर्थ है ना, वो एलिप्टिकल वे में घूमता है। हाँ, सर्कुलर वे में भी घूमता है कुछ मैं आपको बताऊंगा आगे कौन सा सर्कुलर वे में घूमता है, कौन सा नहीं घूमता है। लॉ एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन सिचुएटेड ऑन द दो फोकाई। अभी दो फोकाई का मतलब क्या है, दो फोकाई का क्या मतलब है, यहाँ दिखा दो। देखो यहाँ पर एक सिंपल डायग्राम है, ये रहा डायग्राम। ठीक है, तो ये जो है ऐसा एक प्लैनेट रहेगा, यहाँ पर हमारा अर्थ है ये। ठीक है, तो दो फोकाई रहती है। ठीक है, कौन से, हम दोनों दो फोकाई में से कौन से समझ लो, हम लोग इधर हमारा सन है,
ठीक है, इधर हमारा सन है, ये जो पॉइंट है ना ये सन है। तो ऐसा हम लोग का प्लैनेट घूमेगा, ठीक है, ऐसा हम लोग का प्लैनेट घूमेगा, रिवॉल्व करेगा। और जब हम लोग का ये प्लैनेट ना, ये हमारा प्लैनेट है, जब भी ये हमारा प्लैनेट सन से दूर रहेगा, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जब हमारा प्लैनेट सन से दूर रहेगा तो हम लोग जब मतलब डिस्टेंस लॉन्ग रहेगा उसका, इधर समझो यहाँ पर एक सर्कल है, यहाँ पर हमारा सन ये इधर है, प्लैनेट इधर है, तो इसका जो डिस्टेंस रहेगा मतलब अभी वो लॉन्ग डिस्टेंस में है ना, तो इस लॉन्ग डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे एपिलियन। अब एपिलियन का मतलब क्या हम लोग को लगेगा कि एपिलियन मतलब क्या होता है, सर आप पूछोगे, तो बोलेंगे सर क्या ये पढ़ा रहे हो एपिलियन क्या होता है, तो भाई कुछ नहीं होता है एपिलियन। एपिलियन का मतलब होता है लॉन्ग, दूर, दूर रहने वाले को हम लोग बोलते हैं एपिलियन, ठीक है, एपिलियन बोलते हैं। तो वो सब लोग पूछेंगे कि पास रहने वाले को क्या बोलते हैं, अगर प्लैनेट यहाँ रहा, सन के पास रहा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे पेरीहेलियन, ठीक है, ये बोलेंगे। पेरीहेलियन मतलब नियर, पास, पेरीहेलियन मतलब नियर, एपिहेलियन मतलब लॉन्ग, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, एक ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन था, इसको आप कैप्चर मत करो, मैं आपको पॉइंट जो है उसका अभी लिख के दे दूंगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर लिख लो, ऐसा एक डायग्राम बनाना, ठीक है, इधर डायग्राम बनाने का, इधर से ऐसा यार, तो ये इतना एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, इतना एक्सप्लेन तो समझ में आ गया ना, हाँ ठीक, ठीक है। और आपको देखो पेरीहेलियन और एपिहेलियन लिखना है, हाँ। और एक बात, ये जो पेरीहेलियन है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता है मालूम है प्लैनेट को, क्या वो रिप्रेजेंट करता है, क्लोजेस्ट। अगर आपको एक स्टेट में एक लाइन लिखने का है तो इसके बारे में, तो आप ऐसा लिख सकते हो, मैं लिख के देता हूँ, द ऑर्बिट आर कॉल्ड एपिहेलियन, that is aphelion and perihelion represent the farthest, फास्टेस्ट फार बोलते हैं ना, तो फिर फारदेस्ट आएगा, क्योंकि ना मैच होना चाहिए, फारदेस्ट डिस्टेंस एंड क्लोजेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। द ऑर्बिट बोल सकते हो, द प्लैनेट बोल सकते हो, ठीक है, फ्रॉम द सन रेस्पेक्टिवली। अगर हम लोग इसका एग्जांपल लेंगे तो सन आएगा, अगर हम लोग अर्थ का एग्जांपल और मून का एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पर सन की जगह अर्थ आएगा और ऑर्बिट की जगह हम लोग मून लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया, इसको लिख लो, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ले ली स्क्रीनशॉट, मैं और आपको जूम ला के देता हूँ, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिए। अभी इसके आगे अपना जो नोट करने वाला पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट, इसे आप इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट के समझ लो। अभी मैं बोल रहा था ना कि जो सबसे ज़्यादा एलिप्टिकल वे में घूमता है, कौन सा एलिप्टिकल वे में, ऑर्बिट के ऐसा घूमता है एलिप्टिकल वे में, वो क्या थे द ऑर्बिट, तो कौन से, तो एक है प्लूटो, मैं लिख देता हूँ, एक है प्लूटो, ठीक है, और एक है मर्क्यूरी। ये दोनों है ना हाईली, मैं आपको स्टेटमेंट लिख के दूंगा, देखिए मतलब प्लूटो और मर्क्यूरी एलिप्टिकल वे, मतलब जो अर्थ हमारा घूमता है ना उसी वे में ज़्यादा, हाँ, फास्टली, हाईली ज़्यादा रोटेट करते हैं प्लूटो और मर्क्यूरी।
और सर्कुलर में भी बहुत सारे जो रोटेट करते हैं वो है अपने नेपट्यून और वीनस, ये। और जो बाकी के प्लैनेट होते हैं, अदर प्लैनेट, ठीक है, समझ लो, अदर प्लैनेट जो अलग प्लैनेट होते हैं, दूसरे प्लैनेट होते हैं, नेपट्यून, वीनस और प्लूटो और मरकरी को और अर्थ को छोड़ के, जो अलग प्लैनेट और सारे बाकी जो प्लैनेट बचे हैं वो सारे थोड़े एलिप्टिकल वे में रोटेट करते, हाँ, और वरना सर्कुलर वे में रोटेट करता है। और सर्कुलर में आपको बताया, अभी बताया ना आपको, नेपट्यून एंड वीनस सर्कुलर वे में ज़्यादा रोटेट करता है, मतलब ये रोटेट करता है सर्कुलर वे में, ये ज़्यादा रोटेट करता है, प्लूटो और मरकरी ज़्यादा रोटेट करता है एलिप्टिकल वे में, हाँ। और और जो बाकी के प्लैनेट बच गए उन लोग स्लाइटली एलिप्टिकल और थोड़ा सा कुछ सर्कुलर, ये शो करते हैं। तो डेफिनेशन लिख लो जो कि को नोट्स के लिए काम आएगा। द ऑर्बिट्स ऑफ प्लूटो एंड मर्क्यूरी आर हाईली एलिप्टिकल, ठीक है, आर हाईली एलिप्टिकल। ये एक पहला नोट पॉइंट है। और एक नोट पॉइंट है, द ऑर्बिट्स ऑफ नेपट्यून, और ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, और जो एंट्रेंस दे रहे ले उन लोग के लिए, सीटी लोग के लिए ज़्यादा आएगा, ठीक है, आर सर्कुलर। सीटी वालों के लिए ये दो एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट समझ के नोट्स करके रख लो। देखा, ये दो पॉइंट नोट पॉइंट है। एमसीक्यू अगर स्टेट बोर्ड में भी, तो स्टेट बोर्ड में पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते, मैं इतना बता नहीं सकता, ठीक है। और एक बात, नहीं रुको, अभी मैं आगे बता दूंगा। तो ये हमारा कैप्लर्स लॉ का फर्स्ट लॉ कौन सा था? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, उसका समाप्ति हो गया, इतने में हो गया, ठीक है। फर्स्ट लॉ का ऑर्बिटल ऑप्शन उसका समाप्ति हो गया है। अभी हम लोग देखेंगे अपना सेकेंड लॉ, जो है हमारा लॉ ऑफ एरिया। देखेंगे सॉरी, हाँ, चलो। तो लॉ ऑफ एरिया देखने से पहले हम लोग लॉ ऑफ एरिया को, मैं आपको, जैसे हम लोग सेकेंड लॉ पढ़े थे, हाँ, जो इतना स्ट्रिप्स में एरिया कवर करता है, लाइन से इतना स्ट्रिप्स में एरिया कवर करता है, ठीक है। लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो हम लोग ने ये जो थर्ड स्टेटमेंट की हम लोग बात किए थे, हाँ, अभी लॉ ऑफ एरिया को हम लोग उसको पढ़ते हैं। देखो, मैंने यहाँ पर जो आपको बताया था ये, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट लॉ का, एलिप्टिकल वे में घूमना। अभी लॉ ऑफ एरिया है, ज़्यादा ये 10th का ही बेसिस है, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो इसमें क्या, द लाइन जॉइनिंग a planet and the राइटिंग में थोड़ा ज़्यादा फोकस मत करना, and the sun sweeps out equal area in equal internal of time। इसका मतलब क्या है? That is the aerial velocity covered by per unit area of a planet around the sun is constant. रुको of a planet around the sun
इज कांस्टेंट। तो आप ये लिख लो, ठीक है। अभी एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट ऑर्बिट्स अराउंड द सन इज कांस्टेंट, ठीक है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज अ कांस्टेंट। अभी दैट इज डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। इतना क्लियर है? क्लियर कैसे होगा, मैं तो आपको एक्सप्लेन किया नहीं। तो एक्सप्लेन देखो, अभी इसका इतना पार्ट हो गया आपको लिखने का। और एक बात ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका डेफिनेशन आपको एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है और इंपॉर्टेंट के टर्म्स में भी नोट कर लो स्टेट बोर्ड के लिए। हाँ, स्टेट बोर्ड के लिए अभी मैं यहाँ पर एक बना रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए ये बना, ठीक है, ये बनाया। तो इसमें हम लोग का जो दो फोकाई था वो दो फोकाई, तो इधर हम लोग का सन पकड़ो और इधर हम लोग का प्लैनेट पकड़ो। तो यहाँ से यहाँ तक जो स्वीप्स एरिया कवर किया रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ द लाइन जॉइनिंग अ प्लैनेट एंड द सन। तो ये जो लाइन जॉइन है प्लैनेट और द सन को हम, ये जो लाइन जॉइन है ये वाली देखो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये जो लाइन जॉइन है इसने, ये लाइन ने इधर से इतना जो ट्रैवल किया और जो इधर से जो ट्रैवल की रहेगी वो इक्वल रहेगा, ठीक है। ये और ये इतना, ये दोनों इक्वल रहेगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब आप पूछोगे कि सर आपने ये एरियल वेलोसिटी क्या बोला, तो मैं बता देता हूँ। एरियल वेलोसिटी जो होता है उसका मतलब होता है एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो राइटिंग में जब मैं बोल रहा हूँ इसलिए, ठीक है, एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो जितने टाइम पे इसने अर्थ ने इधर तक पहुंचने के लिए जितना एरिया कवर्ड किया है एक पर्टिकुलर लिमिट टाइम में, उसे एरियल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है, उसे एरियल वेलोसिटी कहते हैं। तो द एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट। जो एरियल वेलोसिटी जो रहेगा प्लैनेट के अराउंड में वो कांस्टेंट रहेगा, सब जगह सेम रहेगा, ठीक है। अभी ये हो गया हम लोग का सेकेंड लॉ ऑफ एरिया का समाप्ति। किसका लॉ ऑफ एरिया का समाप्ति इधर हो रहा है। ये आपको जो था ये लिखने का है नोट्स में के रेफर के लिए, ये इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, इसको नोट्स के लिए लिखने का है। और ये सब तो एक्सप्लेनेशन पार्ट है। और एक देखो यहाँ जो ये जो तुम्हें को 7 पॉइंट्स दिया हो, इसको अगर तुम्हें रेफ़र करना है तो तुम फर्स्ट एकदम स्टार्टिंग में लिख सकते हो कि ये टॉपिक कवर करना है ना, जब जहाँ तुम पढ़ने वाले हो। और 3 लॉ और ये आपको जो डेफिनेशन है ये आपको लिखना है, ठीक है। मैं अच्छी रेटिंग में नहीं लिखो, आप अच्छी रेटिंग में लिखते हैं। इसको फर्स्ट लॉ बोलते हैं और इसको एरिया जो लॉ ऑफ एरिया है ना उसको सेकेंड लॉ भी बोलते हैं। और अभी जब मैं थर्ड चालू करूँगा, ठीक है, थर्ड चालू करते हैं अपना। कौन सा है थर्ड लॉ? मैं आपको बोला था, याद करो, ये अपना लॉ ऑफ पीरियड्स, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? थर्ड लॉ भी बोलते हैं, लॉ ऑफ पीरियड्स, जिसे हम लोग थर्ड लॉ भी बोलते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन रहेगा वो 10th के जैसा डेफिनेशन था वो ही सेम है, ठीक है। तो मैं अभी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, अच्छी रेटिंग लिख रहा हूँ।
द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ revolution of a planet around the sun square is directly proportional to the cube of the semi-major axis जिसे हम लोग ई क्यूब के डिनोट करते हैं ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिटल ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन लॉ ऑफ पीरियड्स का। थर्ड लॉ का डेफिनेशन हो गया। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ अ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट। इसके बाद दैट इज टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। टी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट पकड़ो और उसे ए क्यूब पकड़ो। तो टी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो टी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब नीचे जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। ये भी नोट्स के प्रेफर में है, तो इसको प्रेफर करो। तो टी वन स्क्वायर अपॉन ए वन क्यूब इक्वल्स टू टी स्क्वायर टी टू स्क्वायर अपॉन ए टू क्यूब। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, बहुत लिख सकते हैं। तो आपको इसको कैसा रेफर कैसे करना है, ऐसा करना है। जब जो ज़रूरत पड़ेगा उसको तब यूज़ करना रहता है। अभी इसमें क्या बोला है, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन is directly proportional to the cube of the semi-major axis of the elliptical orbit of a planet। मतलब टी स्क्वायर जो टाइम लगता है उसका स्क्वायर, हाँ प्लैनेट के अराउंड जो लगता है टाइम पीरियड का स्क्वायर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा सेमी मेजर एक्सिस, मतलब जो क्यूब रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट। ऑर्बिट एलिप्टिकल ऑर्बिट में जो प्लैनेट घूमता है उसके बराबर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। अभी जो अपना जो थर्ड चल रहा है वो रहेगा, जो लास्ट वीडियो का लास्ट पॉइंट है, ये लिख लो, उसके वीडियो की समाप्ति हो जाएगी। द टाइम पीरियड ऑफ फार्थेस्ट प्लैनेट। ये नोट पॉइंट में लिखो, क्योंकि नोट है, एमसीक्यूज में पूछते हैं। 248 ईयर्स है किसका, प्लूटो का फार्थेस्ट प्लैनेट है। जो एलिप्टिकल प्लूटो किस में घूमता है, हम लोग ने प्लैनेट प्लूटो का देखे थे कि वो कौन से में करता है, वो हाईली एलिप्टिकल इवॉल्व करता है। ठीक है, वो हाईली एलिप्टिकल इवॉल्व करता है। तो उसका जो ईयर है, टाइम पीरियड ऑफ एक ईयर, वो है 248 ईयर्स। हाँ, एक ईयर हम लोग का 365 डेज़ है और 1 ईयर है। इसका 248 ईयर होता है एक फार्थेस्ट प्लैनेट का। ठीक है, प्लूटो का। और दैट ऑफ द नियरेस्ट, उससे नज़दीकी प्लैनेट, हाँ प्लैनेट जो है कौन है, मर्क्यूरी है। ठीक है, मर्क्यूरी उसका है 81 डेज़ का है, जो कि है 0.24 ईयर्स। ठीक है, इतना होने के बाद
चलो, थैंक यू। वीडियो की समाप्ति आज इधर करते हैं। थोड़ा वीडियो लेंदी हो चुका है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा लिखने का पार्ट हुआ है, तो आप आगे करके वीडियो को लिख देना, ठीक है। और मैं अभी आपको सिर्फ यहाँ पर इसका स्टेटमेंट और डेफिनेशन समझाया हूँ। इसके आगे हम लोग का कैप्लस लॉ ऑफ हम लोग का ख़त्म नहीं हुआ है। इसका एक और मतलब इसके सेकंड लॉ, लॉ ऑफ लॉ ऑफ पीरियड्स, हम लोग का थर्ड लॉ था। सेकंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया को हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग उसको प्रूफ करना बाकी है, ठीक है, जो कि हम लोग को मेनली बहुत टाइम पूछा जाता है। तो उसका प्रूफ अभी लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, आप उस क्वेश्चंस को भी कर लेना, मतलब दूंगा, मैं रेफ़र करूँगा, आप उसको मैं आंसर भी दूंगा, ठीक है। चलो, टेक केयर।